तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने कौन सी चीज़ देखी थी, अंग्रेज़ों के द्वारा क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर शासन शुरू कर दिया गया था भारत में, और उन्होंने एक पोस्ट बना दी थी बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर आपके पास कौन आएंगे, रॉबर्ट क्लाइव। फिर आएगा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपके पास, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स आपके पास क्या थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। फिर आपके पास टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग जो आपके पास इंपॉर्टेंट थे उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे हमने देखा था कि 20 साल बाद क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसको चार्टर एक्ट कहते हैं, जिसमें अमेंडमेंट होती हैं। और आपके पास चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है, हमारे जो पोस्ट थी बंगाल की गवर्नर जनरल उसको चेंज करके क्या बना देते हैं, अब भारत के गवर्नर जनरल बना देते हैं। तो अब आपके पास पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया से ये बिलोंग नहीं करते थे, उनको पूरे भारत के ही गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नाम आपने याद रखने हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या ही बनते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, नाम को ध्यान रखना है। फिर आपके बाद यही पोस्ट चेंज हो जाती है 1856 में, आपने देखा था लॉर्ड डलहौजी, आधुनिक भारत के क्या कहा जाता है, उनको निर्माता कहा जाता है। उन्होंने डाक सर्विसेज शुरू की, यूपीएससी उनके टाइम पे शुरू हुआ था। रेल उन्होंने पहली जो भारत में भारतीय रेल के जनक भी किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। कब चली थी पहली रेल भारत में, कहां से कहां तक, बॉम्बे टू ठाणे। और उसके बाद उन्होंने एक नीति अपनाई थी जिसे कहते हैं लैप्स नीति आपके पास, या फिर हड़प की नीति जिसको हम कहते हैं, कि जिस भी राजा रानी का आगे को वंश नहीं रहेगा तो वहां पर क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर रियासत है वो किसकी हो जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाएगी। इसमें पहली रियासत जिसको उन्होंने हड़प की नीति से अपनाया था कौन सी थी, वो सतारा रियासत। इंपॉर्टेंट है आपके पास, सतारा के अलावा इन्होंने और कौन कौन सी रियासतों को हड़पा है ये भी इंपॉर्टेंट है। सतारा के बाद इन्होंने लिख लो झांसी को, जैतपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ये सारी रियासतें थी जिनको हड़प की नीति से अपनाया गया था। फिर आपके पास बहुत ही फेमस क्या होता है, रिवोल्ट होता है जिसको 1857 का विद्रोह हम कहते हैं। अब जो लॉर्ड डलहौजी उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और आपके पास नेक्स्ट जो लॉर्ड आते हैं उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कौन से देखेंगे हम, लॉर्ड कैनिंग। अब जो लॉर्ड डलहौजी थे वो 1856 में चले जाते हैं और आपके पास कौन आ जाते हैं, 56 में ही आपके पास लॉर्ड कैनिंग आ जाते हैं। और 56 से लेकर इनका टाइम पीरियड लिखेंगे, लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड रहता है 1862 तक, 1862 तक ये क्या करते हैं, भारत के टोटल रहते हैं। अगर इनकी सिर्फ हम बात करते हैं कि बंगाल के भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट है आपके पास लॉर्ड कैनिंग, इन्हीं के पर आपके पास क्या आते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे आपके पास, और यहीं से पोस्ट चेंज हो जाती है और ये बन जाते हैं भारत के पहले वॉइसरॉय। तो भारत के पहले वॉइसरॉय कौन है, लॉर्ड कैनिंग, पहले वॉइसरॉय। टाइम पीरियड हमने देख लिया 1856 से आपके पास 1862 तक ये इनका टाइम पीरियड रहता है। इंपॉर्टेंट है इनके जो शासन काल के दौरान जब ये आपके पास सत्ता में बैठे हुए थे तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं भारत में थी। सबसे पहली घटना तो क्या हुई थी, यहाँ पर रिवोल्ट हुआ था, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह इनके समय में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और इसी टाइम पे आपके पास लिखेंगे और इम्पोर्टेंट घटना क्या हुई थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जब ये रिवोल्ट यहाँ पर हुआ इसको समाप्त कर दिया गया। आपको पता है कि चिंगारियन की पूरे जो ये रिवोल्ट था ये क्या सक्सीड नहीं हो पाया था, ये फेल हो गया था, इसको बंद कर लिया गया था, है ना, रोक दिया गया था। इसके बाद जब ये रिवोल्ट होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी से अब चार्ज हटकर कहाँ चला जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के पास, कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत पे शासन करने की कैपेबल नहीं है, वैसे रिवोल्ट को करवा रही है। तो अब क्या करते हैं, तो लिख लो सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर किसके पास चली जाती है, ब्रिटेन क्राउन के पास। अभी आपके पास ब्रिटिश सरकार के पास जो पूरा होल्ड चला जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके पास चला जाएगा, ब्रिटिश सरकार के पास इसका होल्ड चला जाएगा।
ये इंपॉर्टेंट घटना होती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इसको होल्ड नहीं कर रही होती है। सुधार इसमें क्या क्या हुए हैं तो लिखेंगे विधवा पुनर्विवाह। हमने लास्ट में देखा था विधवा पुनर्विवाह कि सती प्रथा भारत में चल रही थी ना। सती प्रथा थी, दास प्रथा थी। सती प्रथा को किसने बंद करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ये बंद हुई थी। ठीक है, सती प्रथा समाप्त हो गई, आपके पास ठगी प्रथा समाप्त हो गई, दास प्रथा समाप्त हो गई, पर विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने सहयोग दिया था? इसमें भी भारतीय इंक्लूड है। तो विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट किया था विद्यासागर। लिख लेंगे विधवा पुनर्विवाह में विद्यासागर जो भारतीय थे, इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सरस्वती चंद्र विद्यासागर ऐसा नाम था इनका पूरा, सरस्वती चंद्र विद्यासागर से आपने याद में विद्या से विधवा पुनर्विवाह ऐसे रिलेट कर लोगे आप। ठीक है, सती प्रथा में भी मैंने बताया था कि एक इंडियन था जिसने हेल्प करी थी। कौन थे वो? राजा राम मोहन राय। उन्होंने किसमें हेल्प करी थी? सती प्रथा से। और विधवा पुनर्विवाह में आपके पास सरस्वती चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था? इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। विधवाओं के पुनर्विवाह को लेकर ये किसके पास प्रस्ताव लेके गए थे? लॉर्ड कैनिंग के पास, और इनके लिए सपोर्ट किया था। नेक्स्ट लिखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था आईपीसी भारतीय दंड संहिता। क्या हुआ था इधर? एक और आईपीसी भारतीय दंड संहिता। ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो भी यहाँ पर जुर्म होते हैं, जो भी लगता है कि किसी को जेल के अंदर डाला गया है, उसमें कौन सी धारा चलेगी, कैसे उनको सजा दी जाएगी, वो आपके पास आईपीसी धारा दंड संहिता में सारा किसके द्वारा भेजा गया था? ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये स्टेप किए गए थे कि अब कोई भी भारतीय को अगर हम मुस्लिम करार देते हैं तो उसमें कौन कौन से चार्जेस, कैसे कैसे मुकदमे होंगे, और कैसे भारतीय खुद को डिफेंड कर पाएंगे उन चीज़ों को लेकर, है ना, अपने वकील कर पाएंगे, अपनी बात को रख पाएंगे। तो आईपीसी भारतीय दंड संहिता भी किसके समय पे आई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय पे ही भारत आई थी। और लिख लेंगे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था। इंडिया में हाई कोर्ट होने चाहिए थे, जिसके तहत भारत में 3 हाई कोर्ट बनाए गए आपके। लिखिए क्या लिखा हमने नेक्स्ट आपका भारतीय हाई कोर्ट एक्ट पारित। अब आपके पास आईपीसी की धारा आ गई, आपके पास चार्जेस आ गए, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें जज भी चाहिए, है ना, कोर्ट चाहिए जाके, ताकि वहां जाके डिफेंड कर सके। और भारत में आपके पास 3 हाई कोर्ट बने। कौन कौन से 3 हाई कोर्ट हैं ये? सबसे पहले आप बता ही सकते हो वैसे कौन कौन से? कलकत्ता हाई कोर्ट, बिल्कुल। और अच्छा, गुजरात। जो फैक्ट्रियां वही बता रहे हो तुम्हें। तो सबसे पहले आपके पास हमें पता है पहला हाई कोर्ट इनका कौन सा था? कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता के बाद आपके पास मद्रास, हमें पता है साउथ में आपके पास पता है चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास। और तीसरा है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये आपके पास 3 हाई कोर्ट, आपके पास भारतीय हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था। हाई कोर्ट को कौन कौन से 3 हाई कोर्ट थे? कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और आपके पास बॉम्बे हाई कोर्ट। ये आपके पास तीनों ही हाई कोर्ट थे। जब हमने पहले बात की थी वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट था, पर इसको किस में तब्दील कर दिया गया? हाई कोर्ट में तब्दील कर दिया गया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं किसके समय में हुई थी? भारत के जो पहले वायसराय थे। और कौन थे भारत के पहले वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह इंपॉर्टेंट है। जब हम देखेंगे तो आपके पास इसमें हम देखेंगे कौन कौन से गठबंधन बन रहे थे, कौन कौन सी यहाँ पर जो सेनाएं थी, वो सारा देखेंगे हम डिटेल में। विधवा पुनर्विवाह हुआ था, आईपीएस की धारा को इंट्रोड्यूस किया गया था। और आपके पास जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर कहाँ गया था? ब्रिटिश क्राउन के पास। और लास्ट में देखा था कि भारतीय हाईकोर्ट एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत भारत में 3 हाईकोर्ट बने थे। सबसे पहले आपके पास कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ये चीज आपने अभी भी ध्यान रखनी है कि तीनों हाईकोर्ट अभी भी हैं, है ना। आपके पास जो मद्रास हाईकोर्ट है वो कौन से स्टेट का है? तमिलनाडु का। और बॉम्बे मुंबई का। और कलकत्ता आपके पास वेस्ट बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार का भी, यूनियन टेरिटरी का भी हमारे पास करंट डेट में है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये लिख लिया आपने। ये सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं किसके समय में हुई थी?
लॉर्ड कैनिंग के। और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉर्ड मेयो। अगले वायसराय कौन से हैं? लॉर्ड मेयो। नाम से तो कुछ याद आ ही रहा होगा, रिपीटेडली इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लॉर्ड मेयो है किसी को आइडिया कुछ? हेलो, नहीं, आज ही सुना नाम। लॉर्ड मेयो के समय में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं, टाइम पीरियड में बता दूं फिर आप बता सकते हो अगर आपको याद होगा तो। 1869 से आपके पास 1869 से 72 तक, 1872 इनके समय में सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में भारत में पहली जनगणना। किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1872 में भारत में पहली बार लोगों को गिना गया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? अपने टाइम पीरियड में एक कॉलेज का निर्माण किया था। लिखेंगे अजमेर में एक कॉलेज बनाया था जिस कॉलेज का नाम है मेयो कॉलेज। तो लोकेशन आपसे कई बार पूछ ली जाती है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, लॉर्ड मेयो। ये आपके पास रिपीटेडली है। भारत में पहली बार जनगणना किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना हुई थी। नेक्स्ट आपके पास आते हैं लॉर्ड लिटन। लिख लिया? नेक्स्ट लॉर्ड देखेंगे हम आपके पास कौन आते हैं? लॉर्ड लिटन। इनके समय में आपके पास इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई थी? लॉर्ड लिटन के समय पर जो है समाचार पत्रों पर पूरी तरह कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये भी आपके पास पूछ जाता है कि पूर्णतः प्रतिबंध किस वायसराय के समय पे लगा था? देखो हमने पहले भी देखा था कि प्रेस पर प्रतिबंध एक और ने लगाया था। किसने? बंगाल के गवर्नर जनरल ने, ठीक है। उन्होंने प्रेस पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। तो उनकी पोस्ट कौन थी? बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो। और अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की किस वायसराय ने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था या कठोर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो थे आपके पास लॉर्ड लिटन। और बंगाल के कौन थे वो? जिन्हें बंगाल का शेर कहा जाता है, कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है? बंगाल का शेर, बंगाल के शेर थे जिन्होंने प्रेस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और अब ये भारत के वायसराय आते हैं जिन्होंने समाचार पत्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। याद किया करो, तुम आगे का पढ़ रहे हो तो पीछे का सारा साफ हो जा रहा है, इसमें तो कोई फायदा नहीं है भी। नेक्स्ट आपके पास लॉर्ड जो इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। इनके समय में काफी काम हुए हैं। लॉर्ड रिपन। और रिपन का जो ज्यादा समय नहीं लगा है, तो इनका टाइम था 1880 से 84 तक। 1880 से लेकर 84 तक आपके पास भारत के वायसराय कौन रहे हैं? लॉर्ड रिपन रहे हैं। इन्हें भारत का उद्धारक कहा जाता है। इन्होंने काफी सुधार किए हैं भारत में। तो भारत का उद्धारक किसे कहा जाएगा? भारत का उद्धारक। इससे पहले हमने देखा था आधुनिक भारत की निर्माता लॉर्ड डलहौजी। बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली। भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। सबसे पहला कार्य इन्होंने क्या किया था? स्थानीय स्वशासन का जनक इनको कहा जाता है। इन्होंने स्थानीय स्वशासन कर लिया था। मतलब आपके पास छोटा सा एक गांव होगा, उसमें एक कोई बंदा होगा जो शासन करेगा, जिसकी सारी रिपोर्ट किसको बताएंगे? लॉर्ड रिपन को बताएगा। तो स्थानीय लोग ही अपने प्लेस पर शासन करेंगे। तो यही आपके पास आता है स्थानीय स्वशासन के जनक। अब तुम्हारे पास कोई राजा अथॉरिटी नहीं है जिसके पास जाके तुम कंप्लेंट करोगे, तो अब तुम्हारे पास तुम्हारे गांव का ही सरदार रहेगा, जनक। डिस्लेक्सिया हो रहा है बोल बोल के। स्थानीय स्वशासन के जनक इनको कहा जाता है। इनके समय में सबसे इंपॉर्टेंट घटना, डबल स्टार मार्क करेंगे उसको, भारत में
नियमित जनगणना शुरू किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। लिख लेंगे, भारत में पहली बार तो नहीं हम कहेंगे, पहली बार कब हुई थी? अब देखो क्वेश्चन को कैसे आएगा, लिख लियो पहले, नियमित जनगणना, और नियमित जनगणना हुई है 1881 से। अब देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाते हैं ये। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? दीप, कब हुई पहली बार जनगणना? 1872 में। किसके समय पे? लॉर्ड मेयो ने। उन्होंने जनगणना करवाई, ठीक है, लिख लिया, डाटा खत्म, बात। फिर जब लॉर्ड रिपन आते हैं तो ये क्या करते हैं, भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई? अब क्वेश्चन एक ही शब्द से यूज होगा वहां पे, नियमित वर्ड अगर वहां पे लिख लिया आपके पास तो नियमित जनगणना हुई है 1881 में, और नियमित जनगणना करने वाले कौन थे? लॉर्ड रिपन। और अगर नियमित शब्द नहीं आता है तो पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसको आपने अंडरलाइन कर लेना, इस नियमित शब्द को ही अंडरलाइन कर लो, क्योंकि जनगणना तो तुम लोगों ने पहले भी लिख लिया था। फिर इसके बाद हर 10 साल के बाद इन्होंने क्या कर दी? जनगणना शुरू कर दी। यहाँ पे आपके पास 1881 में हुई थी, फिर 1891 में होगी, एक साल बीच में स्किप हुई है जब इमरजेंसी लगी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद अभी आपके पास जो कोविड लगा है तब ये स्किप हुई है, बाकी आपके पास नियमित रूप से हर 10 वर्ष बाद क्या होती थी? जनगणना होती थी। लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट काम हुआ था इल्बर्ट बिल। भारत इल्बर्ट बिल आया था, भारत में इल्बर्ट बिल। अब ये इल्बर्ट बिल क्या है? मैंने आपको बताया था कि एक भारत में आपके पास जब हमारे ही लॉर्ड थे, जो मैं पूछूंगी आपसे कौन थे, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को शुरू कर दिया था। किसने किया था इंग्लिश को पढ़ाना शुरू? यहाँ पर बताओ जल्दी बताओ। अच्छा, ऑप्शन चाहिए आपको। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इंग्लिश लैंग्वेज को शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूपीएससी भी आ जाता है, और पहले यूपीएससी कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। यूपीएससी शुरू किसने किया था? अब जब आपके पास इल्बर्ट बिल आता है तो इल्बर्ट बिल के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, भारतीय जो भी आपके पास दलीलें चलती थी या फिर जो भी आपके पास कोर्ट रहता था, भारतीय यूरोपियन कोर्ट इसको कहेंगे, कुछ उसमें भारतीय लिख लो, भारतीय यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार। कि अब इन्होंने पढ़ा तो लिया, अब जब हिंदू पढ़ रहे हैं तो उनको कुछ चीजें पता भी लग रही हैं, तो इल्बर्ट बिल में भारतीयों को जज बनने का अधिकार था इल्बर्ट बिल में। इंपॉर्टेंट है, इल्बर्ट बिल किसके समय में आया? लॉर्ड रिपन के समय में। बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, क्योंकि ये शासन कर रहे थे, इंसानों को कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहे थे, भारतीयों को कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। इल्बर्ट बिल से क्या हो गया कि अब वो दलील तो कर रहा है, आईपीएस तो आ गई है, जज भी बन गए, कोर्ट भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर अब भारतीय थे वो जज बनने जा रहे थे। तो इसमें कोई भी भारतीय पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, उसकी पूरी क्वालिफिकेशन है, तो अब वो क्या बन सकता था? भारतीय यूरोपियन कोर्ट में जज बन सकता था। क्लियर हुआ? तो ये सारे कार्य किसके समय पे हुए हैं? लॉर्ड रिपन के समय में, है ना। सारे कार्य क्या है आपके? उद्धार करने वाली है, स्थानीय सुशासन, लोगों को बता दें कि तुम शासन करने के कैपेबल हो। नियमित जनगणना शुरू कर दी, पता लग गया पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं, क्या क्या उनकी जरूरतें हैं, उन चीजों का भी सारा डाटा रखते हैं। इल्बर्ट बिल भारतीयों का इतना बड़ा उत्थान उन्होंने कर लिया कि अब आपके पास सिर्फ आप वकील लेकर नहीं आ सकते हो, तुम खुद भी जज बन सकते हो और तुम कैपेसिटी रखते हो। तो ये सारे कार्य हुए हैं लॉर्ड रिपन के समय में। नेक्स्ट लिखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारत के अगले वॉइसरॉय आते हैं आपके पास, लॉर्ड डफरिन। डफरिन के समय में इंपॉर्टेंट कार्य लिख लेंगे, क्या क्या हुए थे, टाइम पीरियड इनका लिख लेंगे हम 1884 से, नेक्स्ट वाला 84 था ना आपके पास, 88 तक ये रहेंगे, 4 साल इनका टाइम पीरियड रहा है, 84 से लेकर 88 तक। तो आपको पता होगा एक इम्पोर्टेंट घटना हुई है, डेट बता देती हूँ, अगर आपको कुछ याद होगा तो बताना जरा। बिल्कुल,
कांग्रेस की स्थापना लिख लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई है? लॉर्ड डफरिन के समय में। अब देखो आपके पास क्या हो रहा था, अब दल बन रहे थे, इतनी प्रायोरिटी दे दी गई। अब भारतीय क्या और फिर जागरूक हो रहे थे तो उन्होंने अपना एक दल बना लिया। और ये चीज जब डफरिन को पता चलती है कि ऐसा सब कुछ हो रहा है ना, ऐसे कोई जन आंदोलन हो रहे हैं या जन समूह बन रहे हैं, तो इसके पास इतनी अथॉरिटी थी कि जाके इसको खत्म कर सकता था। इसने बोला कि ये क्या ही दल बनेगी, इनको तो मैं चाहूँ तो चुटकियों में मसल सकता हूँ। ये इसकी स्टेटमेंट थी उसकी समय। क्वेश्चन से भी आया है कि किस लॉर्ड के अकॉर्डिंग ये था कि वो कांग्रेस को चुटकियों में मसल सकते हैं। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि छोटा सा समूह है, इसको तो मैं ऐसे ही मसल दूंगा, देखते हैं ये कितना रेंगते हैं, है ना। इनके अकॉर्डिंग ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं होने वाला था। तो ये भी क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बताओ किसके द्वारा की गई थी स्थापना? नेहरू और नहीं, A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी। इंपॉर्टेंट कार्य आपके पास, क्योंकि आपके पास अभी जो हम देख रहे हैं ना, बाद में क्या हुआ था कि कांग्रेस बाद में बहुत बड़ा दल बन गया था। फिर ये क्या कर रहे थे, अपनी मांगे मनवा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो ये फिर बाद में दो भागों में बढ़ जाती है, एक नरम दल एक गरम दल। ये हम पार्टीज में देखते हैं, पूछा जाता है। जो नरम दल था वो क्या करता था, अपनी कंप्लेंट्स लिखता था और क्राउन को दे देता कि यहाँ पे ये चीजें हो रही है, आप ये चीजें सही करो, नहीं तो हम कोई आंदोलन कर देंगे। तो कुछ हद तक तो जो है वो क्राउन इनकी बातें मानता है, पर जब उनको लगता है कि इनकी डिमांडें ज्यादा बढ़ रही है तो फिर क्राउन उनको कोई भाग नहीं देता है। नरम दल की बात हो रही है। फिर आपके पास आता है गरम दल, वो करता है फिर दंगे, वो आता है, वो लड़ाइयाँ शुरू कर देता है, बम विस्फोट होना शुरू हो जाते हैं आपके पास। तो इसी में आपके पास जो पार्टी है, पहले ये सारे बंदे एक ही में थे कांग्रेस में, बाद में नरम दल और गरम दल में ये विभक्त हो जाते हैं। और वहां अंग्रेज सोचते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी होगी, हमने तो इनको दो भागों में तोड़ दिया, वही ऊंट डालो और शासन करो, तो ये ज्यादा टाइम नहीं चल पाएगी। तो ये सारे हम पार्टी वाली क्लासेस में देख लेंगे। इंपॉर्टेंट है आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस आप देख रहे हो अभी तक, वो इसी का मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, मॉडिफाइड तो नहीं बोलेंगे उसको, वो खत्म, अब तो कांग्रेस खत्म होने की कगार में, पर तभी बहुत स्ट्रांग बनकर आई थी। और जब हमें आजादी भी प्राप्त हो गई थी ना, तो लगभग 3 दशकों तक कांग्रेस को कोई रिप्लेस ही नहीं कर पाया था, कोई नहीं था जिसको हटा पाया था। और आजकल आपके पास करंट पार्टी कौन चल रही है? बीजेपी चल रही है। बीजेपी मूल नाम नहीं है इसका, बीजेपी का पहले नाम था राष्ट्रीय संघ, इसको कहते थे। ठीक है, अभी आपके पास भारतीय जनता पार्टी है, पर जनसंघ था, जन पार्टी नहीं थी, जनसंघ था। और उसकी स्थापना किसकी थी? श्यामलाल मुखर्जी द्वारा। बीजेपी की अगर मैं बात करती हूँ तो लिखेंगे आप श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी जनसंघ की स्थापना। बीजेपी की हम बात करते हैं, पर आप अभी हम देख लें A.O. ह्यूम, आपके पास 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट दल ये बना हुआ था। तो याद रखना है कि डफरिन कैसे डफर जैसा बंदा था, इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस बनने नहीं दी, क्योंकि अगर ये चाहते तो इनका चल पटा। हाँ जी, श्यामलाल मुखर्जी द्वारा, श्याम प्रसाद मुखर्जी। देखिए नेक्स्ट आपके पास आते हैं, इंपॉर्टेंट कर रहे हैं मैडम, लॉर्ड कर्जन। इसके सब बाद हम देखेंगे लॉर्ड डफरिन के बाद लॉर्ड कर्जन। इनका टाइम पीरियड लिख लेंगे आप 1899 से लेकर 1905 तक। किसका टाइम रहता है? लॉर्ड कर्जन का समय रहता है 1899 से लेकर 1905 तक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना 1905 में हुई थी। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। पूछा जाता है आपसे डेट, क्या हुआ था? बंगाल को इन्होंने 2 भागों में बांटा था, बंगाल विभाजन। अब एक्चुअल में स्टोरी क्या थी कि इंडियन कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, आपके पास काफी अच्छा लीड रोल ये प्ले कर रही थी। क्या हो जाता है, ऐसी चीज जो है वो ब्रिटेन या फिर क्राउन को ये चीज खराब लगने लगती है, तो ये फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते हैं। पहले तो इसको नरम दल और गरम दल में तोड़ देते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि क्या यहाँ का पहले जो चीज थी वो क्या थी कि जाति पे लोग टूटे हुए थे, है ना, धर्म के नाम पे लोग टूटे हुए थे, तो उन्होंने सेम चीज वही अपनाई। तो इन्होंने क्या कर दिया, फिर मुस्लिमों को थोड़ा सा शय देना शुरू कर दिया।
कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कुछ और करना चाहिए, कांग्रेस तो सारे भारतीयों से भरी पड़ी है, हिंदुओं से भरी पड़ी है, ये अपने धर्म को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना, आपके पास नई पार्टी बनी थी, तो वो क्या हो गए थे, इंडियन कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने 1904 में, डेट आपने मेंशन कर लेनी है, ये हुआ था आपके पास 1904 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। और आपके पास 1905 में क्या हो गया फिर, बंगाल विभाजन। क्योंकि मैंने आपको बताया था बंगाल की कहानी के टाइम तो मैं बता रही थी कि बंगाल जो इंडियन मैप में हम देखेंगे वो ईस्ट की साइड में आता है, पर इसको हम वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि बंगाल को दो भागों में बांट दिया, एक साइड इन्होंने मुस्लिम कर दिया, दूसरी तरफ इन्होंने हिंदू कर लिया। तो ये मानसिकता इन्होंने डाल दी थी और आपके पास बंगाल विभाजन हो गया था। तो किसके समय में हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। क्लियर हो गया। और इम्पोर्टेंट कार्य क्या हुए थे लॉर्ड कर्जन के समय में, हम देख लेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारत में यूनिवर्सिटीज के नियम आ गए थे कि अब आप यहाँ पर क्या खोल सकते हो, यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। विश्वविद्यालय अधिनियम, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी, कर्जन के समय में हुई था। यहाँ पर सिंचाई आयोग, सिंचाई आयोग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिंचाई और पुलिस आयोग। क्योंकि अब आपके पास क्या हो रहे थे, बहुत सारे दंगे हो रहे थे, बहुत सारे आप देखोगे तो आंदोलन चल रहे थे, तो पुलिसों की तो जरूरत पड़ेगी, पुलिस की जरूरत पड़ती थी। तो आपके पास सिंचाई और पुलिस आयोग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुई है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम देखेंगे, आपके पास अगले जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। लिख लिया, इसको इरेज कर दूं मैं। नेक्स्ट आपके पास कौन आएंगे, लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग के समय में इंपॉर्टेंट घटना टाइम पीरियड लिख लेंगे इनका। 1910 से लेकर 1916 तक आपके पास ही रहते हैं लॉर्ड हार्डिंग। और सबसे पहला कार्य इनके समय में क्या होता है, जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन को रद्द किसके द्वारा है, किया किसके द्वारा गया था, कर्जन के द्वारा। रद्द किसने कर दिया, हार्डिंग ने कर दिया। क्योंकि फिर बाद में जब बंगाल विभाजन हो गया तो जो आपके पास कांग्रेस थी उसको थोड़ा सा लग गया कि नहीं ये तो सेम वही चीज कर रहे हैं, हमारे को ही लड़ा रहे हैं, हमें वापस कर रहे हैं, तो उन्होंने और प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। जब आपके पास क्राउन में प्रेशर चला गया तो उन्होंने क्या कर दिया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो इसको भी आप डबल स्टार्ट मार्क कर लेना, विभाजन कब हुआ था और आपके पास रद्द कब कर दिया गया। तो ये रद्द किया गया था 1911 में, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था, जो भारत की राजधानी थी कहाँ बनाई थी, ये भी क्वेश्चन आया था कि हाँ, अंग्रेजों ने भारत की राजधानी किसको बनाया था, कलकत्ता को। अब इन्होंने कलकत्ता से राजधानी चेंज करके कहाँ ले आए, दिल्ली में। तो ये भी किसके समय में हुआ, हार्डिंग के समय में। लिख लेंगे, भारत की राजधानी कलकत्ता से वापस आ गई थी, कहां पर, दिल्ली में। और आप डेट अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो एक और चीज वर्ल्ड वाइड यहां पर हो रही थी। क्या हो रहा था, बताओ जरा। बिल्कुल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। कब से कब तक हुआ, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ है ये भी पूछा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध ये आपके पास हुआ है 1914 से लेकर 1918 तक ये चला है युद्ध, है ना। स्टार्ट किसके टाइम पे हो गया था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। अब मेरे को बिल नहीं याद आ रहा है, कोई एक बिल था जिसको पारित किया गया था, वो किसके समय में हुआ था, एक्ट आया था जिसमें इन्होंने बोला था कि अगर तुम हमें सपोर्ट करोगे, इंडियंस के सामने एक कंडीशन रखी थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर तुम इंग्लिश का साथ दोगे, अंग्रेजों का साथ दोगे, तो हम भारत को छोड़ देंगे या फिर कुछ हद तक उसको रिहा कर देंगे। तो वो बिल आया था, एक्ट आया था, उसको पारित किया गया था, भारतीयों ने सपोर्ट किया था
फिर इन दी एंड जब वॉर खत्म हो जाती है पर अंग्रेजों की नीयत यहाँ से जाने की नहीं थी, तो वो एक्ट आपके पास क्या जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब जो एक्ट लाए थे ये लाए क्रिप्स मिशन था शायद या फिर कोई और मिशन था, उनको ध्यान नहीं आ रहा उसका। फिर वो अकॉर्डिंग यही था कि हेल्प मांग रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समाप्त करने के लिए कि तुम हेल्प करो, फिर हम चले जाएंगे। युद्ध खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें खत्म हो गई, पर अंग्रेज भारत से नहीं जाना चाहते थे। और उसके बाद आंदोलन शुरू हुए, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 में। डेट आपको याद आ रही है, क्यों हत्याकांड हुआ था, क्यों वो सम्मेलन हो रहे थे, वही बातें सम्मेलन में की जा रही थी कि अंग्रेजों ने ये बातें करी थी और ये नहीं कर रहे इम्प्लीमेंट, तो हमें आंदोलन करना चाहिए। और वहीं पर जनरल डायर द्वारा क्या कर दी जाती है, गोलियों की बौछार की जाती है। तो नेक्स्ट आपके पास आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मिशन लिखवा दूंगी मैं आपको, मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा है, शायद क्रिप्स मिशन ही है या कोई और। क्रिप्स मिशन तो भारत वापस जाओगे तो तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया होगा, पहला पता नहीं कौन सा आया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। 16 में ये रिटायर होते हैं, 1916 से लेकर 1921 तक आपके पास ही रहते हैं। 16 से 21 तक किसका समय रहता है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके टाइम पे शुरू हुई थी, लॉर्ड हार्डिंग के समय में आपके पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। फिर 16 में आपके पास ये रिटायर हो जाते हैं, चेम्सफोर्ड आपके पास क्या आ जाते हैं, नए भारत के वॉइसरॉय आ जाते हैं। इनके समय में इंपॉर्टेंट घटना क्या होगी, एक एक्ट आएगा जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, लिख लेंगे। इस एक्ट को क्या कहा जाता है, नो अपील, नो दलील और नो वकील। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि आप किसी भी भारतीय को उठा लोगे, जेल में डाल दोगे, उस पर ना वो ना अपील कर पाएगा, ना कोई दलील कर पाएगा और ना ही कोई अपना वकील रख पाएगा। तो इसको, इसी एक्ट को क्या कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। इसको काला कानून, जिसमें नो अपील, नो दलील और नो वकील, ये एक्ट था आपके पास, रोलेट एक्ट, काला कानून और नो अपील, नो दलील और नो वकील कानून कहा जाता है। ये किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया था। और इसी एक्ट को डिस्कस करने के लिए आपके पास एक सभा बुलाई गई थी जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपने देखा होगा वहां पर एक सभा हो रही थी। एक्चुअल में वो सभा किसी और चीज को लेकर हो रही थी, ये प्लान थी सारी चीजें। जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या कर दिया, झूठ में बोल दिया कि आपको किसी ने वहां पर बुलाया, कवि सम्मेलन हो रहा है कि तुम वहां पे चले जाओ। ये सारा कुछ प्लान किया था, सारे लोगों को वहां पे इकट्ठा कर दिया गया और उनके ऊपर फायरिंग की गई। तो आपके पास जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी आपके पास, ये एक्ट कब आया है, 1919 में, ये पूछी जाती है डेट। नेक्स्ट आपके पास जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में आपके पास हुआ था। और यही चीज आपके पास है, जैसे हत्याकांड के बारे में इन्होंने काफी हद तक ट्राई किया कि ये हत्याकांड किसी को पता ना चले कि अमृतसर में क्या हुआ था। और इसमें आपके पास फायरिंग के ऑर्डर किसने दिए थे, जनरल डायर ने। इंपॉर्टेंट है, जनरल डायर ने क्या करते थे, फायरिंग के ऑर्डर दिए थे। और हमारे जो वॉइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लिया। क्रिप्स मिशन ही होगा शायद यार, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तो देख लेना तुम्हारा क्रिप्स मिशन को वापस भेजने के लिए। आपके पास क्या हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब इस हत्याकांड का पता जब पूरे भारत को चलता है, काफी टाइम तक उन्होंने हद कर ली, रोकने की ट्राई करा, फिर बाद में जब कोर्ट में ये चीज चली गई, इस चीज को प्रूव किया जाने लगा, तो ये सारा कुछ हुआ। अभी आपके पास मूवी भी आई है शायद इसमें, केसरी 2.0, तो वो इसी में है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर ही वो सारी मूवी रिलेटेड है। और इस एक्ट का जब पता गांधी को, महात्मा गांधी जी को चलता है, तो वो क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो असहयोग आंदोलन भी किसके समय में शुरू हुआ, आपके पास चेम्सफोर्ड के समय में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था शुरू। 1920 में आपके पास असहयोग आंदोलन किया गया।
ठीक है। असहयोग आंदोलन काफी जब स्टार्ट हुआ तो ठीक है, जब इस चीज की बात में वही चीज हो रही है ना कि से रोलेट एक्ट काफी खराब कानून था। आपके पास जनसभा और थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें सभी को मार दिया गया जनरल डायर के द्वारा। फिर जनरल डायर के बाद इसमें क्या, इस चीज के बारे में जब भारत को पता चलता है तो आपके पास असहयोग आंदोलन शुरू करता है और पूरे भारत में असहयोग आंदोलन काफी अच्छे से जा रहा था। अंग्रेज काफी डर चुके थे, आंदोलन ने काफी क्या कहते हैं उसको आक्रामक रूप धारण कर लिया था, क्योंकि लाखों हजारों की संख्या में लोगों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, जो ये काफी बड़ी घटना थी, क्योंकि अभी सुधार इतना सारा हो चुका था भारत में कि चीजें एक्सेप्ट नहीं की जा सकती थी कि ऐसा दोहन हो हमारे साथ। तो आपके पास 1921 में ही एक और घटना होती है, जब पूरे भारत में ये चीज चल रही थी, असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था, तो एक जगह आंदोलनकारी क्या ज्यादा आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं और एक चौकी को जला देते हैं। तो चौकी का नाम था चौरा चोरी हत्याकांड। इंपॉर्टेंट है, कौन सा था वो? चौरा चोरी हत्याकांड। इसमें क्या हो गया था कि एक पुलिस थाने के अंदर 11 या 13 या 21 के अराउंड पुलिस कर्मी थे, जिसमें कुछ भारतीय थे, कुछ ब्रिटिश थे। उस पूरी चौकी को ही आंदोलनकारियों ने आग से जला दिया, उसमें जिंदा लोगों को जलाया गया। और इस घटना का पता जब महात्मा गांधी जी को लगता है तो वो क्या कर देते हैं, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो आपके पास क्या हो जाता है, 1921 में चौरा चोरी हत्याकांड होता है और असहयोग आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। और इसी के बाद जब ये 1921 में ये चीज हो रखी थी, वैसे स्टोरी हम देखेंगे आंदोलन में इनको, चौरा चोरी हत्याकांड हुआ तो उसमें काफी लोग ऐसे थे कि क्या ही हो गया, हमने इतने से लोगों को जलाया, उन्होंने कितने सारे लोगों को मारा उधर जाके, तो हम तो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। तो इसमें क्या हो गया था, फिर ये भी दो भागों में टूट गए लोग यहाँ से। जो गांधी के अनुयायी बने हुए थे इस आंदोलन में, उन्होंने अपना अलग से एक आंदोलन, एक नई क्या कहते हैं उसको, पार्टी का गठन कर लिया था। ठीक है, इसके बाद एक और पार्टी बन गई थी जिन्होंने अपना ही देख लिया था कि हम तो जाके हत्या ही करेंगे, हम तो बदला ही लेंगे। अब ये गर्म हो चुके थे यहाँ पर। ये हो गया क्लियर आपके पास। ये किसकी टाइम पीरियड पे हुई सारी चीजें? जेम्स पॉल्ट के समय में हुई, क्योंकि रोलेट एक्ट को बंद नहीं कर पाया है ना, इसके अंग्रेज काफी आंदोलन चले हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हत्याकांड होने के बाद भी वो उसको नहीं दबा पाया, वो भी पूरे भारत को पता चल गया। और उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और असहयोग आंदोलन भी काफी आग की तरह भड़क रहा था। तो इसके टाइम पीरियड पे अंग्रेजों के अकॉर्डिंग इसने कोई भी सही काम नहीं किया, तो इसका टाइम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट आपके पास आते हैं लॉर्ड रीडिंग। यही आएगा, चौरा चोरी जो हत्याकांड है ये रीडिंग के समय में आपके पास होता है, परफॉर्म होता है। शुरू तो इसके टाइप हो गया, जब असहयोग आंदोलन काफी बढ़ गया, इसको हटा दिया गया, रीडिंग को भेज दिया। रीडिंग के टाइम पे चौरा चोरी हत्याकांड हो जाता है। इंपॉर्टेंट घटना आपके पास 26 तक ही रहता है। रीडिंग का जो टाइम पीरियड है 1921 से लेकर 1926 तक। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं, ये काकोरी रेल, क्या कहते हैं उसको, रेल कांड, काकोरी रेल कांड। अगर आपने कुछ देखा होगा, मेरे को ध्यान आ रहा है कि मूवी थी इसमें भी बनी हुई कि उन्होंने अंग्रेजों की एक माल की गाड़ी थी, उसको चुरा लिया था। काकोरी रेल कांड, अंग्रेजों की कुछ चल रही थी, उसमें जा रहा था पैसा पूसा और इसको लूट लिया गया था भारतीयों के द्वारा। तो काकोरी रेल कांड भी किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय में। ये चोरी एक क्या हो गया, चौरा चोरी रेल हत्याकांड और दूसरा काकोरी रेल कांड किसके टाइम पे हो गए? लॉर्ड रीडिंग के समय में। नेक्स्ट आपके पास आते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन शांत था, इसको लग गया था कि काफी चीजें यहाँ पर आकर खराब हो रही हैं और ज्यादा होल्ड इसका नहीं है। तो सबसे पहला काम जो लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था, क्या हुआ था? साइमन कमीशन भारत आया, एक और कमीशन भेज दिया गया था, एक कोई अथॉरिटी थी जिसको भारत भेजा गया था। तो साइमन कमीशन वापिस जाओ, सुनिए आपने, पोइम में शायद है ना। और इसी जो इसकी वापसी के लिए जो चीजें कर रहे थे उसी पे और क्या होता है, लाठीचार्ज होता है और किसकी मृत्यु हो जाती है? लाठीचार्ज में कौन मारा जाता है? कौन भारतीय? गरम दल की बात हो रही है यहाँ पर। देख लेंगे, लॉर्ड इरविन का टाइम है आपके पास 1926 से लेकर 1931।
1926 से लेकर 1931 तक आपके पास लॉर्ड इरविन रहते हैं। इनके टाइम पे आपके पास फेमस काम साइमन कमीशन भारत आया था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु ये शायद है ना, हाँ, बाल गंगाधर तिलक की लाठी चार्ज किया गया था जब इसका विद्रोह वो कर रहे थे, लाठी चार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है साइमन कमीशन में। और नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट घटना इसमें क्या होती है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन इंपॉर्टेंट है कि सम्मेलन पूछे जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं, एक राउंड टेबल होता था, उसमें आपके पास एक मीटिंग बुलाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा कि तुम सारे जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट नेता भारत के थे उस मीटिंग को अटेंड करें, देखिए कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्या होगी, डिस्कशन होता था ये, ठीक है। 3 आपके पास ये गोलमेज सम्मेलन हुए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन गोलमेज सम्मेलन से क्या आता है, पहला पूछा जाएगा कि पहला गोलमेज सम्मेलन किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। और इन्होंने इन्वाइट किया था महात्मा गांधी को, पर महात्मा गांधी ने अटेंड नहीं किया था, उन्होंने शायद सेकंड अटेंड किया था, थर्ड में वो फिर से नहीं गए थे। तो क्वेश्चन आता है गांधी द्वारा कौन सा गोलमेज सम्मेलन अटेंड किया गया था, दूसरा। और आपके पास कौन ऐसा भारतीय जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए हैं, वो है भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी द्वारा तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया गया है और महात्मा गांधी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन को ही अटेंड किया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके टाइम पे हुआ है, लॉर्ड इरविन के समय पे हुआ है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट घटना क्या होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ है, 1900 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके पास फिर से महात्मा गांधी जी द्वारा किया जाता है और इन्होंने स्वदेशी को अपनाना शुरू किया था, खादी पहनना शुरू कर दिया था और कहा था कि हम आपकी इन चीजों को लेके कोई लाउड रिएक्ट नहीं करेंगे, हम आराम से बोलेंगे कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, बस। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड इरविन के बीच में, सॉरी, लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। और यहीं से क्वेश्चन आता है, इरविन समझौता आपने सुना होगा, इरविन समझौता। इरविन समझौता आपके पास हुआ 1931 में, इंपॉर्टेंट है। 1931 में एक समझौता किया गया था गांधी और इरविन के बीच में, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने के लिए था। पर जैसे ये समझौता होता है, इरविन का टाइम पीरियड खत्म यहाँ पे, जब टाइम पीरियड खत्म तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कंटिन्यूटी में चलेगा और इरविन को बाय बाय कर देंगे, ठीक है। समझौता हुआ है 1931 में। कब शुरू हुआ? नेक्स्ट लिखेंगे आप, नहीं था पता ये, शाबाश। 20 और 21 में यही है ज्यादा टाइम पीरियड, खत्म तो ये बाद में हुआ है पर समझौता पूछा जाता है। तो 1930 में आपके पास हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। याद रखना ये आंदोलन स्पिरिट इंपॉर्टेंट है। और आप भारत छोड़ो आंदोलन तो पता होना चाहिए, शाबाश। कब हुआ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू? 42 में हुआ है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट काम है, लॉर्ड इरविन समझौता है 1931 में गांधी और इरविन के बीच में, पर ये समझौता नहीं चल पड़ा था, तो अवज्ञा आंदोलन बाद में खत्म किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट आपके पास आते हैं, अच्छा हाँ, मैंने क्या लिखा था, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय है वहाँ पे, लाला लाजपत राय, वो ठीक करते हैं, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा था, लाल बाल गंगाधर तिलक तो आपके पास पहले थे। नेक्स्ट लिखेंगे आपके पास लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट आपके पास आएंगे लॉर्ड लिनलिथगो, इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी करेंगे हम, 2 ही आपके पास रहते हैं। लिनलिथगो के समय में क्या हुआ था आपके पास, लॉर्ड इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले इनके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, विश्व युद्ध। टाइम पीरियड तो पता है ना कब से कब तक चला आपके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 से 45 पे खत्म हुआ जाके, मतलब आपके पास तब जाके खत्म हुआ है ना। 1939 से आपके पास ये लंबा चला हुआ है। 1945 में
वो हिरोशिमा और नागासाकी में बम फेंके गए थे, उसके बाद भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो इतना लंबा आपके पास सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था। सेकंड वर्ल्ड वॉर आ गया तो अब इन्होंने एक और मिशन भेज दिया, फिर से किस चीज के लिए, कि भारत से हमें क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। तो यहाँ पर आया था तुम्हारा क्रिप्स मिशन, पहले वाले मिशन का मेरे को ध्यान आ रहा है यार। यहाँ पे आपके पास कौन था, क्रिप्स मिशन। इसमें भी यही बोल रहे थे हेल्प करो, हम छोड़ के चले जाएंगे, पर ये नहीं गए थे। तो क्रिप्स मिशन को भी वापस भेजा गया था, इसके गो बैक के नारे लगे थे। और भारत में पहले आम चुनाव, पर भारतीय नहीं थे इन चुनावों में आपके पास इंक्लूड, ठीक है। भारतीय आम चुनाव अलग हुए हैं, भारत में आम चुनाव इंपॉर्टेंट काम है। और एक और इंपॉर्टेंट कार्य इसमें हुआ है क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन जैसे इंट्रोड्यूस होता है तो एक और आंदोलन शुरू किया जाता है, जिस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें आपके पास याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ है, 1942 में, ये इंपॉर्टेंट है, शुरू हुआ है। और इसमें बहुत सारे आपके पास फेमस नारे हैं, गांधी ने भी दिए हैं। और इंपॉर्टेंट कौन सा था, ना भाई दो ना पाई दो, ये फेमस नारा था। ना हम कोई भाई देंगे और ना तुम्हें कोई टैक्स या पैसे देंगे कि तुम जाके उसमें लड़ो। तो ये कौन से आंदोलन से संबंध रखता है, नारा था ना भाई दो ना पाई दो। और इसमें आपके पास करो या मरो, ये नारा भी गांधी ने दिया था, काफी फेमस है कि लास्ट टाइम है, तुम करो नहीं तो फिर मरो, ये नहीं जाएंगे, अगर अभी नहीं गया तो फिर ये नहीं जाएंगे। और भारत छोड़ो ये आपके पास कहते फेमस नारे थे, ना भाई दो ना पाई दो। और करो और मरो किससे संबंध रखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से ये संबंध रखते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ये हुआ था। और लास्ट हम करने जा रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के इन्हीं के समय में लिखेंगे लॉर्ड, नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के समय में क्या हुआ था, भारत को आजादी प्राप्ति किस वायसराय के टाइम पे हुई थी, लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। तो लिख लो आजादी प्राप्त, इंपॉर्टेंट काम क्या होता, आजादी प्राप्त हुई थी, ठीक है। प्राप्त हो गई, चले गए अंग्रेज छोड़ के। पर भारत के, आजाद भारत के, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, आजाद भारत के, आजाद भारत के पहले वायसराय या फिर पहले गवर्नर जनरल, हाँ पहले गवर्नर जनरल। भारत के वायसराय पोस्ट खत्म हुई, अंग्रेज चले गए तो वायसराय पोस्ट भी चली गई। अब क्या बनेगी, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और यहीं से एक और क्वेश्चन आता है, आजाद या स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। यहीं से क्वेश्चन को देखना है आपने, अगर सिंपल पहला पूछा जाएगा भारत, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास बनेगा, आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे चक्रवर्ती गोपालाचारी, सी गोपालाचारी जिनको हम कहते हैं चक्रवर्ती गोपालाचारी जी। और ये आपके पास 1948 से लेकर 50 तक रहे, इसके बाद ये पोस्ट ही खत्म कर दी है। तो पहले भी यही है और अंतिम भी यही है, इनके बाद ये पोस्ट ही नहीं थी। तो आजाद भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड ठीक है, वो कौन थे, चक्रवर्ती गोपालाचारी, ठीक है। अगर आपके पास आजाद शब्द नहीं आता, सॉरी आजाद तो आ जाता है पर भारतीय शब्द नहीं आएगा, तो फिर आप क्या बोलेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ, गोपालाचारी जी रहते हैं 1948 से लेकर 50 तक, और उसके बाद क्या हो जाता है, इस पोस्ट को ही खत्म कर देते हैं। अब देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आपके पास आ जाता है, कब बनकर आ गया था, भारतीय संविधान बनकर आ गया था 1949 में, और इम्प्लीमेंट किया गया था 1950 में। और जब इम्प्लीमेंट किया गया तो उसमें ये पोस्ट ही नहीं थी, इस पोस्ट को ही खत्म कर दिया, इसका कोई कार्य नहीं था। तो आपके पास
इसमें आपके हमने देख लिया कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी से हम कहाँ पर, इंग्लैंड ब्रिटेन क्राउन के पास कैसे चले जाते हैं और उसके बाद हमें आज़ादी कैसे कैसे प्राप्त होती है। अब रहते हैं आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, राष्ट्रीय आंदोलन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।